Gemini Studio was the favorite hunt of poets like S.D.S. Yogiri, Sangu Subramaniam, Krishna Sastri, and Hari Harindra Naranth Chapadhyay। जेमिनी स्टूडियो अनेक कवियों जैसे जेमिनी स्टूडियो अनेक कवियों जैसे M.D.S. योगियार, सांगू सुब्रमण्यम, कृष्ण शास्त्री और हरींद्रनाथ चट्टोपाध्याय के लिए बड़ा प्रिय स्थल था। It had an excellent mess which supplied good coffee at all time of the day and for most part of the night। इसमें एक बहुत अच्छा भोजनालय था जो पूरा दिन और रात के अधिकतर भाग में अच्छी कॉफ़ी प्रदान करता था। Those were the days when Congress rule meant prohibition and meeting over a cup of coffee was rather satisfying entertainment। ये वो दिन थे जब कांग्रेस के शासन में मद्य निषेधन लागू था और कॉफ़ी पीते हुए बैठक करना ज़्यादा संतोषजनक मनोरंजन था। Bearing of the office boys and a couple of clerk, everybody else at the studio redacted leisure a pre-requested for poetry। दफ्तर के लड़कों और कुछ क्लर्कों को छोड़कर स्टूडियो में सभी का आराम पसंद कार्य कविता की इच्छा करना था। Most of them wore khadi and worshipped Gandhi ji, but beyond that they had not the faintest apprehension of political thought of any kind। Naturally, they were all averse to the term communism। उनमें से अधिकतर खादी पहने और गांधी जी की पूजा करते किंतु इसके परे वे किसी प्रकार के राजनीतिक विचार की हल्की सी भी प्रशंसा नहीं करते थे। स्वाभाविक रूप से वे साम्यवाद को पसंद नहीं करते थे। एक साम्यवाद भगवान से रहित व्यक्ति था। वह कोई भ्रांत व पत्नी संबंधी प्रेम नहीं रखता। एक कम्युनिस्ट was a godless man। He had no feeling or conjugal love। He had no communication about killing his own parents or his children। एक साम्यवादी भगवान से रहित व्यक्ति था। वह कोई भ्रांत व पत्नी संबंधी प्रेम नहीं रखता। वह अपने माता पिता व या बच्चों को मारने के बाद भी पछतावा नहीं करता। He was always out to cause and spread unrest। वह हमेशा बेकसूर और अज्ञानी लोगों के बीच में हिंसा और खलबली पैदा करते रहते थे। Violence among innocent and ignorant people। हिंसा और खलबली पैदा करते रहते थे। Such notion which prevailed everywhere else in South India at that time also naturally floated above vaguely among the khadi-clad posts of Gemini Studio। Evidence of it was soon forthcoming।
इस प्रकार के विचार जो सभी जगह और दक्षिण भारत में भी उस समय फैल रहे थे और स्वाभाविक रूप से जेमिनी स्टूडियो के खादी पहने हुए कवियों के बीच में भी स्पष्ट रूप से बह रहे थे, इसके प्रसारण आगे आगे अभी आगे आने थे। इसके प्रसारण अभी आगे आने थे। When Frank Buchmann's moral re-armament army, some 200 strong, visited Madras sometime in 1992। जब फ्रैंक बुचमैन की मोरल रे आर्मामेंट आर्मी के 200 आदमियों के दल ने 1992 में मद्रास की यात्रा की तो उन्हें They could not have found a warmer host in India than the Gemini Studio। भारत में मद्रास की यात्रा की तो उन्हें भारत में जेमिनी स्टूडियो से ज़्यादा अच्छा मेजबान नहीं मिला। Someone called the group an international circus। कोई उस दल को अंतर्राष्ट्रीय सर्कस दल कहता था। They were not very good on the trips and their acquaintance with animals was only at the dinner table। वे झूलों पर ज़्यादा अच्छे नहीं थे और उनका जानवरों के साथ संग भी केवल भोजन की मेज पर ही था। But they presented two plays in a most professional manner। किंतु उन्होंने 2 नाटक बड़े ही व्यावसायिक ढंग से किए। Their Jotham Valley and the Forgotten Factor ran several shows in Madras and along with the other citizens of the city। उनके जोथम वेले और द फॉरगेटन फैक्टर ने मद्रास में कई शो किए और शहर के दूसरे नागरिक की तरह जेमिनी फैमिली ऑफ 600 saw the plays over and over again। जेमिनी परिवार के 600 सदस्यों ने बार बार नाटकों को देखा। The message of the plays were usually plain and simple homilies, but the sets and costumes were first rate। इन नाटकों का संदेश लगभग साधारण और लौकिक धर्मोपदेश था, किंतु मंच और वेशभूषा उच्च कोटि की थी। मद्रास एंड द तमिल ड्रामा कम्युनिटी वेयर। मद्रास और तमिल नाटक के समुदाय बड़े प्रभावित हुए। टेरिबली impressed and for some years almost all Tamil plays had a scene of sunrise and sunset in the manner of Jotham Valley with a bare stage। लगभग सभी तमिल नाटकों में जोथम वेले की तरह एक खाली स्टेज पर सफ़ेद पृष्ठ छाया वाले पर्दे और बांसुरी की धुन बजाते हुए सूर्योदय सूर्यास्त के दृश्य दिखाए गए। A white background curtain and a tune played on the flute। It was some years later than I learned that the MRA
was a kind of counter movement to international communism and the big bosses of Madras like Mr. Wasan simply played into their hands. इसके कुछ वर्ष बाद मैंने जाना कि एमआरए एक प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी आंदोलन था और मद्रास के श्रीमान वासन जैसे बड़े मालिक उनके हाथों में आसानी से खिल गए थे। I am not sure, however, that this was indeed the case, for the unchangeable aspects of these big bosses and their enterprises remained the same. MRA or no MRA, international communism or no international communism, मैं ज़्यादा आसक्त नहीं हूँ कि यह वही मामला था, क्योंकि इन बड़े मालिकों का अपरिवर्तनशील पहलू और उनके उद्योग समान रहे, चाहे एमआरए का प्रभाव हो या ना हो, अंतर्राष्ट्रीय संवाद हो या ना हो। The staff of Gemini Studio had a nice time hosting 200 people of all ages and size of at least 20 nationalities. जेमिनी स्टूडियो के स्टाफ के लिए एक बहुत अच्छा समय था, जो लगभग 20 देशों के अलग अलग आकार और रंग के 200 आदमियों की मेजबानी कर रहा था। It was such a change from the usual collection of crowd players waiting to be slapped with thick layers of makeup by the office boy in the makeup department. उस भीड़ की भूमिका निभाने वाले कलाकारों से जो कि श्रृंगार विभाग में ऑफिस बॉय के द्वारा अपने आप को रंगों से पुतवाने का इंतजार करते थे, से यह सब कुछ अच्छा बदलाव था। A few months later, कुछ महीने बाद, the telephone lines of the big bosses of Madras buzzed, and once again we at Gemini Studio cleared a whole shooting stage to welcome another visitor. कुछ महीने बाद मद्रास के बड़े मालिकों की घंटियां फिर घनघनाई और एक बार फिर हमें जेमिनी स्टूडियो के अभिनय मंच की किसी दूसरे आगंतुक का इंतजार करने के लिए हटाना पड़ा। All they said was that he was a poet from England. सभी कह रहे थे कि वह इंग्लैंड का एक कवि है। The only poets from England the simple Gemini staff knew or heard of were Wordsworth and Tennyson. The more literate one know of Keats, Shelley and Byron, and one or two might have faintly come to know of someone by the name Eliot. इंग्लैंड के जिन कवियों का नाम साधारण जेमिनी स्टाफ ने सुन रखा था, वे थे वर्ड्सवर्थ और टेनिसन, जो ज़्यादा शिक्षित थे, कीट्स शैली के बायरन के बारे में जानते थे। Who was the poet visiting the Gemini Studio now? और एक या दो शायद अस्पष्ट रूप से यह भी जानते थे कि इलियट नाम का कोई आदमी है। तब जेमिनी स्टूडियो में यात्रा करने वाला कवि कौन था?
He was not the editor of any of the known names of British publications in Madras. वह एक कवि नहीं है, वह एक संपादक है, और इसलिए मालिक उसका बड़ा सत्कार कर रहा है। वासन भी प्रसिद्ध तमिल साप्ताहिक डैट इज नोन एट द जेमिनी स्टूडियो। कहाँ पहुँच जाता हूँ मैं यार, यहाँ था इस लाइन, यहाँ कहाँ लग गया, बताओ यार। ही इज नॉट ए पोएट, वह एक कवि नहीं है। ही इज एन एडिटर, वह एक संपादक है। डैट इज वाई द बॉस इज गिविंग हिम ए बिग रिसेप्शन। वासन वाज आल्सो द एडिटर ऑफ द पॉपुलर तमिल वीकली आनंदा विक्रतम, और इसलिए मालिक उसका बड़ा सत्कार कर रहा है। वासन भी प्रसिद्ध तमिल साप्ताहिक आनंद विकटन का संपादक था। He was not the editor of any of the known names of British publication in Madras. वह मद्रास के किसी भी जाने माने ब्रिटिश प्रकाशन का संपादक नहीं था। That is those known at the Gemini Studio. उनका जिनके बारे में जेमिनी स्टूडियो के लोग जानते थे। Since the top men of the Hindu were taking the antiquities, the surmise was that the poet was the editor of a lady, but not from the Manchester Guardian on the London Times. That was all that even the most well informed among us वह मद्रास के किसी भी जाने माने ब्रिटिश संपादक नहीं था। उनका जिनके बारे में जेमिनी स्टूडियो के लोग जानते थे, यहाँ तक कि हिंदू के वरिष्ठ आदमी भी यह अनुमान लगा रहे थे कि कवि किसी दैनिक संपादक होगा, किंतु द मैनचेस्टर गार्डियन या द लंदन टाइम्स का नहीं। बस ये सब बातें ही थी जिन्हें हम जानते थे। At last अंत में around 4 in the afternoon, लगभग 4 बजे के करीब, the poet or the editor arrived, लगभग 4 बजे के करीब कवि वहाँ पहुँचा। He was a tall man, very English, very serious, and of course very unknown to all of us. वह एक लंबा व्यक्ति था, बहुत ज़्यादा अंग्रेज, बहुत गंभीर और वास्तव में हम सबसे बिल्कुल अपरिचित। बैटलिंग विथ हाल्फ ए डजन पेडेस्टल फैंस ऑन द शूटिंग स्टेज, अभिनय करने वाले मंच पर लगभग आधा दर्जन पैर से चलने वाले पंखों के बीच में द बॉस रीड आउट ए लॉन्ग स्पीच। मालिक ने एक लंबा भाषण पढ़ा। इट वाज ओबियस दैट ही टुक नो प्रीसियस लिटिल अबाउट द पोर्ट और द एडिटर। यह स्पष्ट था कि वह भी उस कवि या संपादन के बारे में मुश्किल से थोड़ा सा जानता था। The speech was all in the most general term, but here and there it was peppered with words like freedom and democracy. भाषण लगभग साधारण था, किंतु यहाँ वहाँ स्वतंत्रता और लोकतंत्र जैसे शब्दों से चटपट बनाया गया था।
Then the poet spoke. तब कवि बोला. क्या बोला? He could not have addressed a more dazed and silent audience. वह व्यग्र और शांत श्रोताओं को संबोधित नहीं कर सकता. No one knew what he was talking about, and his accent defeated any attempt to understand what he was saying. कोई नहीं जानता था कि वह किसके बारे में बात कर रहा था, और उसके बोलने के लहजे ने या समझने की कि क्या कह रहा है के हर प्रयास को विफल कर दिया. The whole thing's latest about an hour. Then the poet left and we are disappeared in utter bafflement. के हर प्रयास को विफल कर दिया. ये सब 1 घंटे तक चलता रहा. तब कवि वहाँ से चला गया और हम सब निराश से अपने आप को यह कहने से रोक न सके, हम क्या कर रहे हैं. What are we doing? हम क्या कर रहे हैं. What is an English poet doing in film studio, which makes Tamil films for the simplest sort of people whose lives least afford them the possibility of cultivating a taste of English poetry. एक अंग्रेज कवि इस फिल्म स्टूडियो में, जहां पर साधारण किस्म के लोगों के लिए तमिल फिल्में बनाई जाती हैं, क्या कर रहा है. जो लोग कुछ नहीं जानते. The poet looked pretty baffled too, for he must have felt the sheer incongruity of his talk about the thrills and travels of an English poet. His visit remained an exquisite mystery. क्या कर रहा है नहीं जानते. किस प्रकार अंग्रेजी कविता का आनंद ले पाएंगे. कवि भी थोड़ा विफल दिखाई दे रहा था, क्योंकि उसे महसूस हुआ कि एक अंग्रेज कवि का अपने कठोर परिश्रम और रोमांचक घटनाओं के बारे में बातें करना असंगत था. उसकी यात्रा एक अवर्णनीय रहस्य बनकर रह गई. The great prose writers of the world may not admit it. संसार के महान गद्य लेखक इस बात को शायद स्वीकार नहीं करेंगे. But my conviction grows stronger day after day that prose writing is not and cannot be the true pursuit of a genius. किंतु मेरा विश्वास दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है कि गद्य लेखक कभी भी महानता का अनुसरण नहीं कर सकता. यह एक धैर्यवान, आग्रही और कठिन परिश्रम करने वाले उस हृदय के लिए है. It is for the persistent persevering drugs with a heart so broken that nothing can break it. यह एक धैर्यवान, आग्रही और कठिन परिश्रम करने वाले उस हृदय के लिए है जो इतना सख्त है कि
कोई उस कोई कोई वस्तु इसे तोड़ नहीं सकता। ब्रेक मैंने तोड़ना, इट तोड़ नहीं सकता। रिजेक्शन स्लिप्स डोंट मीन ए थिंग टू हिम। ही एट वंस सेट अबाउट मेकिंग ए फ्रेश कॉपी ऑफ द लॉन्ग प्रोज piece and sends it on to another editor, enclosing footage for the return of the manuscripts। अस्वीकृत की रसीद उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। वह एकदम उस लंबे गद्य की एक नई प्रति बनाने लगा जाता है और इसे दूसरे संपादक के पास पांडुलिपि की वापसी के लिए टिकट तथा जोड़कर भेज देता है। इट वॉज फॉर सच पीपल डैट द हिंदू हैड पब्लिश्ड एन टीनी announcement in an insignificant corner of an unimported page, a short story content organized by a British periodical by the name The Encounter। ऐसे आदमियों के लिए हिंदू ने एक अनावश्यक पृष्ठ के एक छोटे से कोने में एक विज्ञापन छापा, एक लघु कथा कहानी प्रतियोगिता का आयोजन एक ब्रिटिश पत्रिका द एनकाउंटर के द्वारा किया गया। ऑफ कोर्स द एनकाउंटर वाज नॉट ए नो कमोडिटी अमंग द जेमिनी लिटरेटरी। वास्तव में द एनकाउंटर जेमिनी के साहित्यकारों के बीच में इतनी जानी पहचानी वस्तु न थी। आई वांटेड टू गेट एन आइडिया ऑफ द periodical before I spend a considerable sum in postage sending a manuscript। मैं इस पत्रिका के बारे में इंग्लैंड में पांडुलिपि भेजने के लिए डाक खर्च करने से पहले कुछ जानना चाहता था। In those days, the British Council Library had an entrance with no long-winded signboards and notice to make you feel you were seeking into a forbidden area। यह उन दिनों में ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी का प्रवेश द्वार हवा में लटके हुए साइन बोर्डों व सूचक पट्टों के बिना था, जिससे आपको यह महसूस हो सके कि आप किसी निषेध इलाके में प्रवेश कर रहे हैं। And there were copies of the encounter lying about in various degree of freshness, almost untouched by readers। और वहाँ पर बिल्कुल ताज़ा पाठकों के द्वारा अनछुई द एनकाउंटर की पत्रिकाएं पड़ी हुई थी। जब मैंने इसके संपादन का नाम पढ़ा तो मुझे अपने धड़कते हृदय में घंटी सी बजती सुनाई पड़ी। जब मैंने एडिटर का नाम पढ़ा, I heard a bell ringing in my spoken heart। मेरे हृदय में एक घंटी सी बजती सुनाई पड़ी। It was the poet who had visited the Gemini studio। I felt like I had found a long lost brother, and I sang as I sealed the envelope and wrote out his address।
यह वही कवि था जिसने जेमिनी स्टूडियो में यात्रा की थी। मैंने ऐसे महसूस किया जैसे मुझे मेरा काफ़ी दिनों से खोया हुआ भाई मिल गया हो। और मैंने एक गीत गाया जब मैंने लिफाफे को बंद किया और उसका पता लिखा। आई फेल्ट डैट I felt that he too would be singing the same song at the same time. Long lost brother of Indian film discover each other by singing the same song in the first reel and in the final reel of the film. मैंने यह महसूस किया कि वह भी उसी समय यही गाना गाता होगा जैसे भारतीय फिल्मों में बहुत समय से खोए हुए भाई जब आपस में मिलने के लिए फिल्म की पहली रील में और अंतिम रील में वही गाना गाते हैं। स्टीफन स्पेंडर स्टीफन डैट वाज हिज नेम। उसका नाम क्या था? स्टीफन स्पेंडर। स्टीफन एंड ईयर्स लेटर, कई वर्षों के बाद, when I was out of Gemini studio and I had much time but not much money, anything at a reduced price attracted my attention. कई वर्षों के पश्चात जब मैं जेमिनी स्टूडियो से बाहर था और मेरे पास काफ़ी समय था किंतु काफ़ी धन न था, प्रत्येक वस्तु जो घटे हुए दाम में होती मेरा ध्यान खींच लेती। ऑन द फुटपाथ इन फ्रंट ऑफ द मद्रास माउंट रोड पोस्ट ऑफिस देयर वाज ए पाइल ऑफ ब्रांड न्यू बुक फॉर 50 पीस इच। मद्रास के माउंट रोड के डाकघर के सामने फुटपाथ पर 50 पैसे प्रत्येक के हिसाब से किताबों का ढेर था। एक्चुअली दे वेयर कॉपीज ऑफ द सेम बुक एन इलेगेंट पेपर बैक ऑफ अमेरिकन ओरिजिन। वास्तव में वे एक ही पुस्तक की कापियाँ थी, अमेरिकी मूल की एक सुंदर पेपर बैक पुस्तक। स्पेशल लॉ प्रीस्ड स्टूडेंट एडिशन इन कनेक्शन विथ द 5th एनिवर्सरी ऑफ द रूसियन रिवॉल्यूशन। I paid 50 paise and picked up a copy of the book. विशेष कम कीमत वाला विद्यार्थी का अंक। रूसी क्रांति की 50वीं वर्षगांठ के संबंध में मैंने 50 पैसे दिए और किताब द गॉड डैटफील्ड की एक प्रति उठा ली। द गॉड डैटफील्ड six eminent men of letters in 6 separate ages describe their journey into communism and their disillusioned return. Andre Gide, Richard Wright, Ingenico Silone, Arthur Koestler, Louis Fletcher and Stephen Spender. Suddenly the book resumed trimmed. 6 प्रसिद्ध व्यक्तियों के 6 अलग अलग निबंध, उनके
साम्यवाद की यात्रा और उनकी भ्रमित वापसी पर लिखे गए थे, और ये 6 महान व्यक्ति थे: आंद्रे गिडे, रिचर्ड राइट्स, इग्नाजो सिलोन, अथुर कोस्टरे, लुलियस फिशरे और स्टेफन स्पेंडरे, चीफ स्पेंडरे। अचानक ही पुस्तक मेरे लिए अत्यंत महत्व की हो गई। स्टेफन स्पेंडरे, द पोट हु हैड विजिट जेमिनी स्टूडियो, इन ए मोमेंट आई फेल्ट ए डार्क चैम्बर ऑफ माई माइंड lit up by a hazy illumination। स्टीफन स्पेंडरे कवि जिसने जेमिनी स्टूडियो की यात्रा की थी, एक ही क्षण में मुझे महसूस हुआ कि मेरे दिमाग का अंधेरा हिस्सा एक अस्पष्ट प्रकाश से भर उठा। द रिएक्शन टू स्टीफन स्पेंडर एट जेमिनी स्टूडियो वाज नो लॉन्गर ए मिस्ट्री। द boss of the Gemini studio may not have much to do with Spender's poetry, but not with his good dirt field। स्टीफन स्पेंडर के जेमिनी स्टूडियो में आने पर हुई प्रतिक्रिया अब रहस्य नहीं रह गई थी। जेमिनी स्टूडियो के मालिक को स्पेंडर की कविता से शायद कोई अधिक सरोकार नहीं था, परंतु उसके उस भगवान के साथ नहीं जो असफल हो गया था। खत्म।